अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में, या इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। दो साइंटिस्ट ने 1940 में इस थ्योरी को दिया था, जिनका नाम है सिडविक एंड पॉवेल। ठीक है, इन दोनों लोगों ने इस थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया था। इस थ्योरी का जो मेन बेसिस है वो है हमारा वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर। वैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक जो उनको हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग लोन पेयर भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि बॉन्डिंग नहीं कर रहे होते। तो लोन पेयर और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ रिपल्शन होता है। ठीक है, और वो रिपल्शन इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं फार अपार्ट, मतलब एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं ताकि मिनिमम रिपल्शन हो सके। ठीक है, और जब ऐसी कंडीशन आती है कि मिनिमम रिपल्शन हो तो उस केस में उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है। और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसी कंडीशन आए कि उनमें मिनिमम रिपल्शन या मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, तो इस केस में जो कम मॉलिक्यूल होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन पे मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेती है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेती है। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं इस थ्योरी के ज़रिए। तो बेसिकली इस थ्योरी का बेसिस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप में स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए रिपल्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, और इतना रिपल्शन होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन थ्योरी के पॉस्टुलेट्स को। तो इनमें जो सबसे पहला जो पॉस्टुलेट है वो क्या है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पर डिपेंड करेगा, बॉन्डेड या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जैसा कि हमने बताया भी कि इस थ्योरी का बेसिस ही यही है कि दोनों के बीच के रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल अपना शेप एक्वायर करता है। तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लोन पेयर पे और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है ना, तो नॉन बॉन्डेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोन पेयर्स। ओके, अब इसके बाद दूसरा है पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लें कि ये हमारा कोई एटम है जिसके दो पेयर्स हैं, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बॉन्ड पेयर्स और इसको हम मान लेते हैं लोन पेयर्स। अब इसका जो क्लाउड होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी निगेटिव होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसकी भी नेगेटिव होगी क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो माइनस माइनस रिपेल करेगा। ठीक है, वही चीज़ ये बात कह रहे हैं कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तीसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन होता है या दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। वही जैसे हमने पहले कहा कि इतना ज़्यादा दूर चले जाते हैं कि मिनिमम रिपल्शन फेस करें, और इतना भी दूर नहीं कि मॉलिक्यूल से बाहर ही निकल जाए, बस इतना डिस्टेंस रखते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो और मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी हो वो सबसे ज़्यादा हो जाए। और इसी में एक चीज़ और जुड़ जाती है कि एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, जब हमारा स्टेबिलिटी घटती है तो एनर्जी मैक्सिमम, यानी कि अगर इस केस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद फिर हमारा पॉस्टुलेट है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। अब हमने पढ़ा कि दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर में से रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, देन उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है ना, मतलब लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड पेयर हमको कम एंगल डिफरेंस पे मिलेंगे और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा एंगल डिफरेंस पे। इसके बाद जो हमारा अगला पॉस्टुलेट है वो ये कह रहा है कि इफ़ लोन पेयर इज़ ज़ीरो देन ज्योमेट्री विल बिकम शेप एल्स ज्योमेट्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम शेप। अब ये आती है बात स्ट्रक्चर को लेके। ठीक है, कि लोन पेयर जो होता है अगर हम उसको कंसीडर करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में तब हम उस केस में ज्योमेट्री देख रहे होते हैं, और अगर हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो उस केस में हमारे पास क्या आता है, शेप आता है। ठीक है ना, तो ज्योमेट्री और शेप अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोग कि दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखें तो ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है। ठीक,
ज्योमेट्री में हम लोग किसके ऊपर देख रहे थे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दोनों को, और शेप में सिर्फ हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब ज्योमेट्रीज बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि बॉन्ड पेयर को कंसीडर करना है, ठीक है, और लोन पेयर को भी, और शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर को करना है। अब ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन जेड। जेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बताता है। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के। तो ये जो वैल्यू होती है जेड, ये डिटरमाइन करती है किसी भी शेप की ज्योमेट्री। ठीक है, तो कुछ पॉसिबल वैल्यू जेड की हो सकती हैं, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल जेड की वैल्यू 2 हो सकती है। तो अगर जेड की वैल्यू 2 हो रही है तो इस केस में जो ज्योमेट्री हमको मिलती है वो क्या मिलती है, लीनियर ज्योमेट्री मिलती है। ठीक है, अगेन अगर जेड की वैल्यू 3 हो रही होती है तो इस केस में जो हमको ज्योमेट्री मिलती है वो मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसके बाद अगर z की वैल्यू 4 होती है तो हमको मिलती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, और अगर हमको z की वैल्यू 5 मिलती है तो इस केस में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल प्लेनर तो 3 के लिए होती है। ठीक है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, देन इसके बाद अगर z की वैल्यू 6 होती है तो हमको जो मिलती है ज्योमेट्री वो क्या मिलती है, ऑक्टाहेड्रल मिलती है। ठीक है, अब z की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, z की वैल्यू डिपेंड कर रही है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर पर। ठीक है ना, तो आइए इनके कुछ शेप्स देख लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब लीनियर शेप्स को, ट्राइगोनल प्लेनर को, टेट्राहेड्रल को, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को, और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को। जब z की वैल्यू अलग अलग होती है तो 2 अगर होगी तो लीनियर ज्योमेट्री मिलेगी, 3 होगी तो ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगी, 4 होगी तो टेट्राहेड्रल, 5 होगी तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद हम बात करते हैं अब जो है हम डिटेल में देखेंगे किसी भी z की वैल्यू पर क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, z की वैल्यू पर, तो इसके लिए कुछ हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं z की वैल्यू, इधर हम लिख लेते हैं बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, इधर लोन पेयर्स कितने होंगे, इधर ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगा, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अगर z की वैल्यू 2 होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास 2 केस बनता है। पहला केस ये बनता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 1 भी ना हो, या फिर एक केस बनता है कि बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 1 हो। तो हमारे पास ये 2 केसेस बनते हैं। तो अगर हम इसमें ज्योमेट्री की बात करें तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है 2 की वो लीनियर होती है। ठीक है ना, वो कैसी ज्योमेट्री होती है, लीनियर होती है, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, शेप की बात करें तो हमारे पास शेप भी क्या मिलेगा, लीनियर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो बी है ना ये कॉर्नर एटम है। ओके, याद रखना हमको, ये क्या है, कॉर्नर एटम, और ए जो है हमारा वो क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब ज्योमेट्री से हम टाइप का अंदाज़ा लगाएं तो हम इसको बोलते हैं AB2 टाइप। ठीक है ना, इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास इसमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड हो गया, या फिर बेरिलियम क्लोराइड हो गया, या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा केस आता है वो क्या आता है कि एक ही बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। इस केस में ए और हमारे पास लोन पेयर इस तरफ आ जाएगा और बॉन्ड पेयर इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको टाइप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, ABL टाइप, L का मतलब लोन, B का मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर इस टाइप का मिल रहा है। इस केस में जो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, लीनियर ही होगी, क्योंकि z की वैल्यू 2 है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं, लेकिन शेप में चेंज आएगा। शेप इसका 2 एटम आपस में जब जुड़ रहे होते हैं ना तो इसका कोई शेप ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ ही लीनियर ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद जो दूसरा केस बनता है हमारे पास वो z की 3 वैल्यू का आता है। ठीक है, मान लेते हैं z की वैल्यू 3 है, तो इस केस में पहला केस होगा कि तीनों बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, लोन पेयर 0 हो, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर 0 हो। ठीक है, इस केस में ए के अराउंड रिपल्शन करके जो कॉर्नर एटम्स होते हैं कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर जो हमको एंगल मिलता है वो क्या मिलता है, 120 डिग्री का। तो यहाँ पर 120 डिग्री का मिलता है। तो इस केस में जो टाइप होता है ना हम इसको बोलते हैं AB3 टाइप।
और अगर हम शेप की बात करें तो शेप में हम क्या चीज़ नहीं कंसीडर करते, लोन पेयर, और यहाँ पर लोन पेयर है भी नहीं, तो हमारे पास शेप भी क्या मिल जाएगा, वही सेम शेप होगा जो यहाँ पर ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री कैसी थी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो यही सेम हमारा शेप भी हो जाएगा, शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो एग्जांपल मिलते हैं वो जैसे कि एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया या फिर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा केस बनता है हमारा कि अगर Z3 हो लेकिन इस बार बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर क्या हो, 1 हो, तो ऐसे केस में हमारा जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमको एंगल कम मिलेगा इस जगह पर, यहाँ पर एंगल ज़्यादा मिलेगा क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं AB2L टाइप। B2 होने का मतलब 2 बॉन्ड पेयर और L होने का मतलब 1 लोन पेयर, ठीक है। ऐसे केस में ज्योमेट्री तो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, लेकिन हम शेप की बात करें तो हम शेप को देखेंगे कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हम शेप में क्या नहीं कंसीडर करते, लोन पेयर नहीं। तो हमारे पास शेप कुछ ऐसा आया, इसका नाम होता है बेंट शेप, या फिर इसको हम लोग वी शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है SO2 या फिर ओजोन, ठीक है, या फिर SnCl2। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेंट शेप देते हैं, मगर उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब इसके बाद जो बारी आती है वो आती है हमारी जब Z की वैल्यू 4 होगी तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। तो अगेन हम यहाँ पर एक वो लिख लेते हैं कि Z की वैल्यू, देन बॉन्ड पेयर, देन फिर लोन पेयर, देन उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे, देन उसके बाद शेप देखेंगे, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो Z की वैल्यू 4 है, तो ऐसे केस में इसकी जो सबसे पहली जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है, बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 0 हो, ठीक है। ऐसे केस में जो हमारे पास ज्योमेट्री आती है वो कुछ इस तरह की आती है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे बनाते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास जो ज्योमेट्री मिलती है वो इस तरह की होती है, ठीक है। यहाँ पर जो हमको एंगल मिलता है वो क्या मिलता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का। इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप बनता है वो क्या बनता है, AB4 टाइप, इसलिए कि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं तो L लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब शेप की बात करें तो हमको सेम शेप मिलेगा, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं तो शेप में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास इसमें एग्जांपल आते हैं, जैसे मान लीजिए SiF4 आ गया, या हमारे पास एमोनियम आयन आ गया, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कैसा हमको दिखाती हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसमें और भी एग्जांपल जैसे CH4 वगैरह भी होता है, ठीक है। अब दूसरी जो कंडीशन बनती है वो Z की वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन इस बार बॉन्ड पेयर 3 होगा, लोन पेयर 1 होगा, ठीक है। तो लोन पेयर कहाँ जाएगा, लोन पेयर ऊपर की तरफ चला जाता है क्योंकि वो मैक्सिमम रिपल्शन कर रहा होता है, और सारे जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो क्या आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो टाइप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं AB3L टाइप। ज्योमेट्री अगेन सेम होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ शेप का डिफरेंस आएगा क्योंकि शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप आएगा, इस शेप को नाम दिया जाता है क्या, पिरामिडल शेप, ठीक है ना। ये हमारा कैसा शेप है, पिरामिडल शेप है। कुछ मॉलिक्यूल्स की बात की जाए जो ये देते हैं, जो इस तरह का शेप देते हैं हमको, तो उसमें आता है जैसे PCl3 हो गया, या NCl3 हो गया, ठीक है, या PH3 हो गया, फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड, या हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक, H3O+। ये सब कैसा शेप देते हैं हमको, पिरामिडल शेप देते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद 4 में हम देखें तो तीसरी जो कैटेगरी हमको मिलती है वो मिलती है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तब क्या होगा। तो ऐसे केस में हमको 2 लोन पेयर ऐसे इस तरह से मिल जाते हैं और बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह से, ठीक है। अगेन 109 डिग्री का एंगल इसमें भी होगा, ज्योमेट्री सेम है। इस बार ये टाइप जो होगा वो क्या होगा, AB2L2 टाइप, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब शेप की बात करें तो शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा, ठीक है। इस शेप को अगेन हम लोग नाम क्या देते हैं, बेंट या फिर वी शेप, जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली भी देखा था कि बेंट और वी शेप्ड हमको
AB2L टाइप में भी मिलता है, वैसे यहाँ AB2L2 टाइप में भी बेंट या फिर वी शेप मिलता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया H2S मॉलिक्यूल या NH2- हो गया। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमको ये शेप देते हैं, जिनमें 2 लोन पेयर होता है और 2 बॉन्ड पेयर होता है। तो 4 की इतनी ही कैटेगरी थी। अब इसके बाद हम चलते हैं 5 पर, ठीक है। तो अब हमारे पास Z5 है, तो मान लेते हैं 5 बॉन्ड पेयर हो और सब लोन पेयर एक भी ना हो। तो ऐसे केस में जो हमको ज्योमेट्री मिलती है वो कुछ इस तरह की मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ऊपर एक होगा और एक बिलो द प्लेन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल 120 का होता है और ऊपर वाला उसमें 90 डिग्री का। इस ज्योमेट्री का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो अब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी सेम होगा। जब इसके एग्जांपल्स हम देखें तो जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं PCl5 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा PF5 हो गया या SbCl5 हो गया, एट्सेट्रा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप भी देते हैं और ज्योमेट्री भी। इसमें अब अगर हम एक लोन पेयर इंक्लूड करें, यानी कि Z की वैल्यू तो 5 है लेकिन इस बार 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ऐसे केस में जो हमारा ज्योमेट्री होगी वो तो सेम ही रहेगी। क्या होगी वो ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। और लेकिन इसमें शेप में हमको क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अच्छा, लोन पेयर क्यों हमने प्लेन पर रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन पे होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो जो टाइप हमको मिलता है वो कौन सा मिलता है? AB4L1 या L टाइप, ठीक है। ये हमारा टाइप हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो टाइप था वो AB5 टाइप था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर था जिसको हमने हटा दिया, तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं सी सॉ शेप, ठीक है। और ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स में जैसे SF4 मॉलिक्यूल में हमको मिलता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी आती है वो ऐसी आती है जिसमें 5 टोटल हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर्स हो। तो अगेन इसमें जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? जैसे प्रीवियसली थी वैसे ही हो जाएगी। 2 लोन पेयर इस तरह से हम लोग अरेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम, कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम इधर, एक कॉर्नर एटम इधर। तो ये हमको कैसे कंडीशन मिल गई? इसको हम लोग बोलते हैं AB3L2 टाइप, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा? इसका शेप कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टी शेप, ठीक है ना। इस शेप का नाम होता है टी शेप। अच्छा, यहाँ बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा बनाना पड़ेगा तभी ये सही लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये टी शेप है, ठीक। इसमें एक एग्जांपल आता है इंटर हैलोजन कंपाउंड ClF3, ठीक है ना। ये इस तरह का शेप हमको देता है। इसके अलावा 5 में और भी कंडीशंस बनती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हों और 3 लोन पेयर्स हों, ठीक है। तो अगेन हम लोग जब अरेंजमेंट करेंगे तो तीनों लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा? प्लेन पे, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल एटम, एक अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, कॉर्नर एटम्स लग गए। तो यहाँ जो टाइप मिला हमको क्या मिला? AB2L3 टाइप, ठीक है। इसमें जो हमको शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एकदम सीधा सीधा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसा ऊपर बोला था हमने, लीनियर शेप, ठीक है। अब लीनियर शेप में बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जैसे HCF2 हो गया, ठीक है, I3- हो गया, Br3- हो गया, सब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, ठीक है। ICl3- हो गया। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसा शेप दिखाते हैं? लीनियर शेप, मगर उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो ये थे 5 के केस। अब इसके बाद 6 का केस आता है, ठीक है ना। तो 6 में हमारे पास अगर 6 हों तो हम मान लेते हैं अभी 6 बॉन्ड पेयर्स हों और 0 लोन पेयर्स हों। तो ऐसे केस में जो हमको ज्योमेट्री मिलती है वो कैसी मिलती है? जैसा हमने पढ़ के आया कि Z की वैल्यू 6 होगी तो हमको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, जो कि कुछ इस तरह की होती है। इसको हम लोग बोलते हैं AB6 टाइप, ठीक है। शेप भी इसका सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जैसे SF6 हो गया हमारे पास, इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री और शेप हो जाता है, मतलब दोनों जगह हमको कैसा शेप मिल रहा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी सेम होगी और शेप भी, क्योंकि लोन पेयर इंक्लूडेड नहीं है।
लेकिन अगर यही हमारे पास एक लोन पेयर को हम इंक्लूड कर दें, यानी 5 बॉन्ड पेयर कर दें और 1 लोन पेयर कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो लोन पेयर का अरेंजमेंट होता है वो इस केस में अबव द प्लेन होगा, ठीक है। क्यों अबव द प्लेन होगा? क्योंकि यही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर ये मिनिमम रिपल्शन फेस कर रहा होगा, सॉरी मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन फेस कर रहा होगा, ठीक है। ऐसे केस में जो हमको शेप मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक। अब हम देखें बेस में 4 हैं और एक ऊपर है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं इस शेप को स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। इसका नाम क्या होता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ClF5 आ गया, IF5 आ गया, इस तरह के कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। अच्छा, इसकी टाइप की बात करें तो इसके पास आता है AB5L टाइप, ठीक है। ये होता है हमारा 6 का। 6 में वैसे तो बहुत सारे केस बनते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, एक 6-0, एक 5-1 और एक लास्ट वन जो होता है वो होता है हमारा 4 और 2, ठीक है। 4 और 2 केस में भी हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो सेम होगी, जो कि है ऑक्टाहेड्रल, सेंट्रल एटम यहाँ पर, कॉर्नर एटम्स, एक लोन पेयर अबव द प्लेन, एक लोन पेयर बिलो द प्लेन। इस केस में जो शेप हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। इस शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर और ये बहुत फेमस शेप है। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एक बहुत फेमस है जिसका नाम है XeF4, ठीक है। तो XeF4 ये पाया जाता है। और इसके टाइप की बात करें तो AB4L2 टाइप होता है, ठीक। तो Z की वैल्यू से हम लोग ज्योमेट्री को देख सकते हैं, ठीक है। और जब ज्योमेट्री पता हो तो हम वहाँ से टाइप निकाल सकते हैं कि किस टाइप का शेप होगा, लोन पेयर प्रेडिक्ट करके। या लोन पेयर अगर गिवन हो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पता हो कि AB5L टाइप है, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तरीका निकालेंगे, यानी हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करेंगे इस थ्योरी का इस्तेमाल करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।